हेलो फ्रेंड्स, noeconomics.in में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिसेंटली कानून का रूप ले चुके 3 कृषि बिल के बारे में। दोस्तों, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसे बिना किसी वास्तविक अनुभव के केवल किताबों और अखबारों में पढ़कर या न्यूज चैनल पर डिबेट देखकर समझ पाना बहुत कठिन है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स को बिना फार्म में जाए, बिना मंडियों में घूमे, बिना किसान से बात किए अच्छे से नहीं समझा जा सकता है। दोस्तों, एमए तक के कोर्स में कॉलेज के अंदर जो कुछ भी हमें इंडियन इकोनॉमी और इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाया जाता है वो मात्र इन विषयों की ऊपरी परत को समझने के बराबर है। भारतीय कृषि पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने के लिए कृषि क्षेत्र का असल अनुभव जरूरी है। अक्सर कृषि में वो चीजें जो साधारण समझ में हमें सही मालूम पड़ती हैं अक्सर अनुभविक अध्ययन के बाद गलत साबित हो जाती हैं। इसलिए यह अक्सर देखा जाता है कि कृषि वैज्ञानिक, कृषि अर्थशास्त्री और एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट जिन्हें फील्ड का अच्छा अनुभव होता है, भारतीय कृषि कानूनों के बारे में उनकी राय आम राय से बिल्कुल अलग होती है। इसलिए ऐसे कृषि कानून जो लोक लुभावन लग सकते हैं, व्यवहारिक रूप में उनका किसानी पर कोई बहुत अच्छा असर देखने को मिले कोई जरूरी नहीं है। 3 कृषि कानून जो हाल ही में पारित हुए हैं पढ़ने पर लोक लुभावन लग सकते हैं। प्रधानमंत्री के हिसाब से इन 3 कानूनों के जरिए किसानों को दूसरी आज़ादी मिलेगी, लेकिन कल इस बात पर किसी को हैरानी नहीं होगी अगर किसानों की दूसरी आज़ादी का हाल जीएसटी के बाद उद्यमियों को बांटी गई आज़ादी की तरह हो जाए या नोटबंदी के बाद काले धन से मिली आज़ादी की तरह हो जाए। तो अक्सर दावे अलग होते हैं और हकीकत अलग होती है। चलिए देखते हैं कि ये 3 कानून कौन कौन से हैं जिस पर इतना विवाद हो रहा है और जो किसानों को छोड़कर सबों को पसंद आ रही है। इसमें पहला कानून है द फार्मर एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020, यह जिसे हम हिंदी में कृषि उपज, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा कानून 2020 कह सकते हैं। इस कानून के हिसाब से किसान देश के किसी भी राज्य में जाकर राज्य की किसी भी मंडी में या किसी भी प्राइवेट पार्टी को अपना उत्पाद बेच सकता है। इसके साथ साथ किसान अपनी फसल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी बेच सकता है। उसे ऑनलाइन अपने उत्पाद किसी भी राज्य में बेचने के लिए नज़दीकी राज्य सरकार की मंडी, जिसे एपीएमसी कहा जाता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यार्ड कहा जाता है या जिसे हम बाजार समिति भी कहते हैं, वहाँ उत्पाद की क्वालिटी का टेस्ट कराना होगा, जिसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उस सर्टिफिकेट को दिखलाकर किसान उस उत्पाद को किसी भी व्यक्ति या ट्रेडर को राज्य के बाहर या लोकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बेच सकता है और ट्रक या ट्रेन या किसी भी माध्यम के जरिए उपज की भौतिक डिलीवरी कर सकता है। किसान को अपनी उपज किसी ट्रेडर को बेचने पर ट्रेडर द्वारा किसान से डिलीवरी लेने के तुरंत बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर भुगतान करना होगा। किसान से उपज खरीदने के लिए व्यक्ति के पास पैन कार्ड होना जरूरी है। इसमें अगला कानून है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। इसे हिंदी में मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता 2020 के नाम से भी जाना जा सकता है। इस कानून के अंतर्गत किसान राज्यों की एपीएमसी में अपनी उपज बेचने के अतिरिक्त किसी व्यक्ति, ट्रेडर, फार्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसी भी एसोसिएशन को अपनी उपज के खरीद से संबंधित एग्रीमेंट कर सकता है, जिसमें ट्रेडर के पैन कार्ड का जिक्र जरूरी है। उपज एपीएमसी के बाहर बेचने पर किसी भी तरह का फी, चार्ज या सेज इत्यादि चुकाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसान चाहे तो राज्य की मंडियों में भी 2.5 से 3% का जो भी राज्य की मंडियों द्वारा शुल्क लिया जाता है चुकाकर वहां अपने उत्पाद को बेच सकता है। किसान और स्पॉन्सर के बीच फार्मिंग एग्रीमेंट कम से कम 1 क्रॉप सीजन और अधिक से अधिक 5 साल का हो सकता है। ध्यान रखिए कि इस एग्रीमेंट में पशुपालन को भी शामिल किया जा सकता है। किसान और स्पॉन्सर यानी जो व्यक्ति किसान से उपज खरीदने के लिए एग्रीमेंट कर रहा है उसके बीच कीमत, क्वालिटी, ग्रेड आदि पर एग्रीमेंट से पहले ही सहमति बन जानी चाहिए। किसान की उपज की कीमत राज्य के एपीएमसी की बेंचमार्क कीमत से कम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान और ट्रेडर
या जिसे कानून में स्पॉन्सर कहा गया है उसके बीच तय शर्तों पर एक एग्रीमेंट किया जाता है और फसल की कीमत उपज लगने से पहले ही तय कर दी जाती है। किसान को इससे इस बात की गारंटी होती है कि अगर उसकी उपज तय क्वालिटी की होगी तो उसे एग्रीमेंट में तय की गई कीमत मिल जाएगी, भले ही बाजार में कीमत कम हो या ज़्यादा हो। नए कानून में प्रावधान है कि स्पॉन्सर द्वारा उपज की खरीद के समय किसान को उपज की कीमत का 2/3 का भुगतान करना होगा और डिलीवरी लेने के 30 दिन के अंदर उसे बकाया पैसा भी किसान को चुकाना होगा। फार्म एग्रीमेंट में इंश्योरेंस को भी जोड़ा जा सकता है, कानून में इसका भी प्रावधान है। तीसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, या जिसे हिंदी में आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 के नाम से भी जाना जा सकता है। इसे द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के सेक्शन 3 में संशोधन करके तैयार किया गया है। इस कानून के तहत आवश्यक वस्तुओं की सूची से अब आलू, प्याज, खाद्यान्न तेल और बीज, अनाज और दाल को बाहर कर दिया गया है। यानी ये ऐसे उत्पाद हैं जिनकी जितनी चाहे उतनी मात्रा एक व्यक्ति या ट्रेडर या फिर किसान भंडारण कर सकता है। भंडारण केवल युद्ध, अकाल, प्राकृतिक आपदा और कीमतों में असामान्य वृद्धि होने पर नहीं की जा सकती है। चलिए अब समझते हैं कि दो पार्टीज के बीच, किसान और ट्रेडर के बीच अगर विवाद हो जाएगा तो कानून में समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हैं। तो दोस्तों, अगर किसान और ट्रेडर के बीच किसी भी तरह का विवाद होता है तो मामला सबसे पहले एक कंसिलिएशन बोर्ड या सुलह बोर्ड में जाएगा, जहां 30 दिन के अंदर किसान और प्राइवेट पार्टी के बीच समझौता हो जाना चाहिए। अगर इस समझौते से किसी भी पार्टी को किसी तरह की असहमति है तो एसडीएम यानी जिला के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास ये मामला जाएगा। अगर 30 दिन के अंदर यहाँ भी मामला नहीं निपट पाता है या फैसले में कोई पार्टी असहमत होती है तो मामला सब डिविजनल अथॉरिटी के पास जाएगा, जहां कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर मामले की सुनवाई करेंगे। अगर यहाँ भी 30 दिन के भीतर मामला नहीं निपटता है तब जाकर मामला सिविल कोर्ट में जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि कोर्ट तक मामला ना पहुंच सके, इसके लिए कानून में पूरी तरह से प्रबंध कर दिया गया है। चलिए अब देखते हैं कि इन दो कानूनों और एक संशोधन कानून पर इतना विवाद क्यों है। किसानों को ये नए कानून और संशोधन पसंद क्यों नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, किसानों और किसान संगठन का, खासकर पंजाब और हरियाणा के किसानों की आपत्ति ये है कि नए कानून में कहीं पर भी एमएसपी का जिक्र नहीं है। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी के अंतर्गत किसानों को सरकार द्वारा गेहूं और धान पर तय न्यूनतम मूल्य मिलने की उम्मीद होती है। हालांकि भारत सरकार 23 उत्पादों पर साल में 2 बार एमएसपी जारी करती है, पर भी उन्हें एमएसपी के बराबर कीमत मिलने की कोई गारंटी नहीं होती है। ऐसे में एमएसपी का जिक्र ही न करने से गेहूं और धान की उपज पर जो कम से कम एमएसपी पर खरीद होती थी वो भी खत्म हो जाएगी। किसानों की अगली आपत्ति है कि एपीएमसी में या राज्य की मंडियों में आढ़तियों के जरिए जो उपज की बिक्री होने से उन्हें उपज की कीमत निर्धारित करने में मदद मिलती है, क्योंकि एपीएमसी मंडियों में किसानों से फसल खरीदने पर बोली लगाई जाती है। अगर प्राइवेट पार्टी को सीधे किसानों से फसल खरीद की अनुमति मिलती है तो उपज की कीमत तय करने में समस्या आएगी। ऐसे में कॉरपोरेट के सामने किसानों की बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी, उन्हें उपज का सही दाम नहीं मिल पाएगा। हालांकि सरकार का कहना है कि राज्य एपीएमसी को बंद नहीं किया जाएगा। एपीएमसी और प्राइवेट पार्टी द्वारा डायरेक्ट खरीद जारी रहेगी, पर सवाल उठता है कि प्राइवेट खरीद पर जब कोई शुल्क नहीं लगेगा तो फिर कौन शुल्क चुकाकर राज्य की एपीएमसी मंडियों में अपने उत्पाद बेचने जाएगा। ऐसे में एपीएमसी बंद ही हो जाएंगे। राज्यों को एपीएमसी मंडियों के जरिए साल में करीब 1000 करोड़ रुपए के बराबर की कमाई होती थी। एपीएमसी के बंद होने पर वो कमाई खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं कॉरपोरेट फार्मिंग की। तो दोस्तों, कॉरपोरेट फार्मिंग भारत में बिल्कुल नया नहीं है। एपीएमसी एक्ट 2003 के अंदर भी कॉरपोरेट फार्मिंग की व्यवस्था पहले से की जा चुकी है। इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए दोनों पार्टी को पहले एपीएमसी में रजिस्टर करना होता था। इसका मतलब है कि एग्रीमेंट एपीएमसी में रजिस्टर्ड होता था। लेकिन नए कानून में व्यक्ति या ट्रेडर के पास केवल पैन कार्ड होना जरूरी है। ऐसे में वो अपनी शर्तों पर किसानों से एग्रीमेंट करेगा।
दोस्तों, भारत में बीजों का उत्पादन, पोल्ट्री फार्मिंग और फलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए ही किए जाते थे। सीड कंपनी और किसानों के बीच कॉन्ट्रैक्ट के लिए नेशनल सीड कॉरपोरेशन ने अच्छा खासा प्रोटोकॉल भी तैयार किया हुआ है। बीज उत्पादन पर कंपनियों से उन्हें अक्सर एमएसपी से अधिक कीमत मिल जाती है, लेकिन कई बार किसानों और कंपनियों के बीच विवाद होने पर किसान समस्या में पड़ जाते हैं। पिछले साल पेप्सिको ने गुजरात के आलू किसानों के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के बाहर फसल बेचने के आरोप में 1 करोड़ रुपए का मुकदमा दायर कर दिया था, जिसे बाद में राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद वापस लिया गया। कंपनियों के मुकाबले किसानों की कानूनी पकड़ कम होती है। ऐसे में सरकार को उन्हें एपीएमसी या ग्राम समितियों का सहारा देना चाहिए था, जहां किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले इसकी शर्तें तय करनी चाहिए या सरकार को सीधे गाइडलाइन तय कर देनी चाहिए थी। दोस्तों, सरकार ने 2016 में ई नाम की एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य एपीएमसी के जरिए उपज की ऑनलाइन बिक्री करने की थी, जो एक नाकाम आइडिया साबित हुआ। ऐसे में नए कानून में उपज की ऑनलाइन बिक्री का आश्वासन मात्र बातें ही मालूम पड़ती है। दोस्तों, सरकार का कहना है कि फसल की बिक्री में एपीएमसी की बाध्यता हटाने से मंडियों में मौजूद बिचौलियों या कहें कि आढ़तियों से किसानों को बचाया जा सकता है, पर हकीकत यह है कि आढ़ती किसानों को उपज बेचने में सुविधा मुहैया कराते थे। उनकी उपज की कीमत का निर्धारण करने में आढ़तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। मंडी में उपज की बोली लगाई जाती थी। वहीं दूसरी तरफ किसान द्वारा उपज सरकारी मंडी के बाहर बेचने पर भी उन्हें बिचौलियों का सामना करना ही पड़ेगा। बिचौलिए केवल एपीएमसी में है, ऐसी बात नहीं है। प्राइवेट मंडियों में भी उन्हें बिचौलियों का सामना करना पड़ेगा। बिचौलिए बड़ी मात्रा में किसानों से उपज खरीदते हैं। बिचौलियों की गैर मौजूदगी में किसान को हाट में बैठकर अपनी उपज बेचनी पड़ेगी, जो कि उनके लिए एक असंभव काम है। अगली समस्या है आवश्यक वस्तु संशोधन कानून के अंदर। सरकार द्वारा दाल, खाद्यान्न तेल, बीज, आलू, प्याज और अनाज को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से बाहर करने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अब इन उत्पादों की जमाखोरी कर सकता है। वह जितनी चाहे उतनी मात्रा में इन उत्पादों को अपने कोल्ड स्टोरेज में या गोदाम में रख सकता है और उन वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी कर सकता है। इससे कीमतें बढ़ेंगी और कालाबाजारी बढ़ेगी। ये कानून ठीक नहीं है। ये अपराध को लीगल करने वाला काम है यहाँ पर। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।